नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवमांश कुंडली से संबंधित, यानी कि नवमांश कुंडली जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अंग है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो हमारी पत्नी होती है वो कहीं न कहीं नवमांश कुंडली से जो है वो रिलेटेड होती है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी के साथ बिताते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि नवमांश कुंडली आपकी सबसे मजबूत होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हो कि अगर आपका शरीर लग्न कुंडली है तो हृदय जो है, यानी कि जो हार्ट है, वो नवमांश कुंडली है। तो नवमांश कुंडली को कैसे एनालिसिस करते हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं। इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोज़ की एक सीरीज भी बनाई है, वो भी आपको मिल सकती है। और अगर आप वैदिक ज्योतिष के अंदर नवमांश से संबंधित कुछ और भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकली जानना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे नवमांश के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के द्वारा हम जो है वो थोड़ा सा नवमांश कुंडली को देखते हैं। मैं इसमें 2 जन्म कुंडलियाँ लूँगा और दोनों जन्म कुंडलियों के ऊपर आपको एनालिसिस करके बताऊँगा, और बीच में कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा आया है, जो जन्म कुंडली आई है, यहाँ पे लिखा है लग्न चार्ट। तो आपको लग्न चार्ट देखना है, ये केपी कस्प नहीं देखना है, क्योंकि ये कृष्ण मूर्ति प्रदत्ति वालों के लिए होती है। तो लग्न चार्ट देखना है, हमें नवमांश चार्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी लगन कुंडली है वो मीन लगन की बनती है, और लग्न में ही शुक्र उच्च का हो गया। जब हम शुक्र के बारे में बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना, वो शुक्र के पास है, क्योंकि वो मेरिज का कारक ग्रह है। अब यहाँ पे शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो सप्तम घर में जाएंगे तो सप्तम घर के अंदर हम देखेंगे कि जो आपका शनि है और मंगल है, दोनों के दोनों विराजमान है, यानी कि वैवाहिक जीवन में अड़चने है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हो सकता है इनके वैवाहिक जीवन में अड़चन हो। अब हमें ये देखना है कि इस शनि और मंगल के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। जैसे उच्च के शुक्र की दृष्टि है, तो यानी कि एक प्लस पॉइंट हमें मिलता है कि हाँ भाई, मैरिटल लाइफ को शुक्र सही कर सकता है। सूर्य की है क्या? नहीं है। बुध की भी नहीं है, और जुपिटर की जो है वो भी नहीं है। केतु की यहाँ पे अशुभ दृष्टि आ रही है, 9th, ठीक है ना, सॉरी 9th नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कोई ग्रह की नहीं है, सिर्फ एक शुक्र की दृष्टि आती है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे ये जो युति बन रही है ना, ये थोड़ी सी इतनी ज़्यादा तकलीफदायक नज़र नहीं आ रही। इन दोनों की डिग्री भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो जो आपका शनि है वो 23 डिग्री का है, मंगल 7 डिग्री का है, दोनों के अंदर नक्षत्रों का जो है अंतराल भी ज़्यादा है। इसका तात्पर्य हमें यहाँ से लगता है कि मैरिटल लाइफ में दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ये लड़की की कुंडली है, तो इसके पति का कारक ग्रह जो है वो गुरु बन जाता है, और अगर ये लड़के की कुंडली है तो उसका कारक ग्रह जो है वो शुक्र बन जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये किसी लड़की की कुंडली है तो ये खराब हो सकती है, क्योंकि एक तो सप्तम घर में शनि मंगल दोनों बैठे हैं, एक आपके अष्टम भाव में गुरु का होना, यानी गज केसरी योग तो बना लेकिन 8वें घर में बना, ये तकलीफदायक है। अगर ये किसी लड़के की कुंडली है तो उसके पत्नी का कारक ग्रह शुक्र को उच्च का हो गया। तो ये डिफरेंसेज होता है लड़का और लड़की की कुंडली के अनुकूल फलादेशों में भी, तो आपको ये भी समझना है। अब जब हम नवमांश कुंडली देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं नवमांश। तो नवमांश में जो मंगल देवता है, यहाँ पे लग्न वर्गोत्तम है, यानी कि मीन लगन जन्म का, और नवमांश में भी आपका मीन लगन, तो लगन वर्गोत्तम है। लग्नेश जो गुरु है वो आपका चला जाता है 8वें घर में, तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लग्नेश जो है वो गुरु आपके लाभ घर में नीच का हो गया, मकर राशि में। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म कुंडली का भी लग्नेश अष्टम में है, और नवमांश का भी जन्म जो लग्नेश है वो नीच का है। दोनों जगह गज केसरी होगा, लेकिन वो नीच का होने से अशुभ हो गया रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लस, हमें माइनस पॉइंट नजर आता है। फिर नवमांश कुंडली के परिवार भाव के अंदर देते हैं तो राहु बैठा है, जो शुभ नहीं होता। दूसरा कि अगर हम देखेंगे तो जो हमें शुक्र उच्च का नजर आ रहा था, नवमांश में आके नीच का हो गया, और जो शनि सप्तम घर में बैठा था ये यहाँ पे नवमांश में 6ठे घर में आ गया है। अब इसमें हम नवमांश पतियों के द्वारा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि जो शुक्र देवता है वो आपके बैठे हैं यहाँ पे सप्तम घर में बुध की राशि में, और इसका नवमांश पति बुध जो है वो जन्म कुंडली के अंदर बैठा है आपके यहाँ पे सेकंड हाउस में शुक्र की राशि में। तो एक प्लस पॉइंट तो बनता है। बुध यहाँ पे रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। किससे बैठा है? बुध से। बुध को देखिए कैलकुलेट, 1 2
3, 4, 5 और 6, यानी कि बुध का नक्षत्रपति चंद्रमा उससे षडाष्टक दोष में बैठा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जातक का जो शुक्र का नवमांशपति है वो डैमेज है। और आप देखिए नवमांशपति शुक्र वर्गोत्तम है, दोनों जगह पे वर्गोत्तम है, लेकिन यहाँ पे शुक्र का नीच का होना और शनि का यहाँ पे सप्तम घर में जाना, छठे घर में जाना, ये हमारे लिए मैरिटल लाइफ के लिए अशुभ हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो सूर्य है जन्म कुंडली के लिए छठे घर का मालिक, छठा घर क्या है, सेपरेशन को दिखाता है, तो वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वो भयंकर अशुभ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सेपरेशन को ज़्यादा तकलीफ देता है, मतलब सेपरेशन ज़्यादा जल्दी बढ़ा देता है। और वो जो सूर्य है वो नीच का हो गया और अष्टम भाव में केतु के साथ ग्रहण दोष में हुआ है, तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। अब जो नीच का शुक्र है ना, क्या इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है? देख लेते हैं। गुरु की एक दृष्टि है, इसका मतलब क्या कि देर सवेर कभी लाभ हो सकता है उसके उपाय करने से, अन्यथा नहीं। तो इस कुंडली के अंदर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस जातक का मैरिटल लाइफ खराब है। नवमांश कुंडली से हमें ये पता चल जाता है कि जो शुक्र हमें उच्च का दिख रहा था, जिसके लिए हम कह रहे थे हाँ भाई बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं है। दूसरा शनि और मंगल, शनि और मंगल दोनों जो युति बना रहे हैं ना, वो जो डैमेज कर रहे हैं ना, वो डैमेज शुक्र वहां पे कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब है कि जातक के वैवाहिक जीवन में या जातिका के जो भी जन्म कुंडली है उसके वैवाहिक जीवन में अड़चने रहेगी। और ये वैवाहिक जीवन अगर इस योग से देखें तो ये वैवाहिक जीवन जल्दी होने वाला नहीं है। हो सकता है कि कम से कम 38, 35, 40 वर्ष की आयु तक शादी को ले जाए, यानी कि इतनी लेट हो सकती है शादी यहाँ पे। अब केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी देखेंगे। अभी मैं एक और जन्म कुंडली में आपको ये चीजें दिखा देता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखते हैं तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र शनि है। शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो मंगल के नक्षत्र और मंगल के ही उप नक्षत्र में और रेट्रो हो रहा है, तो वो भी तकलीफदायक होता है। दूसरा क्या होता है कि शनि जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो 6, 6, 8, 9 सबसे बुरे रिजल्ट दे रहा है। 9 का मतलब दूसरी शादी या लेट मैरिज, और 6 का मतलब आपको तलाक। तो यानी कि हम दोनों ज्योतिष के अनुकूल, वैदिक ज्योतिष नवमास अकॉर्डिंग नवमास की कुंडली प्लस वैदिक आपका केपी एस्ट्रोलॉजी, तीनों के माध्यम से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जातक का मैरिटल लाइफ में दिक्कत है। तो इस तरह से हमें बहुत ही डीपली एनालिसिस इसको करना पड़ता है। अब मैं आपको एक जन्म कुंडली, क्योंकि देखो ऐसे सिम्टम्स तो एक कुंडली में मिल जाते हैं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ आती रहती है, तो अब मैं आपको एक दूसरी कुंडली है उसके अंदर आपको ये योग दिखाता हूँ। तो इसके बाद हम दूसरी जन्म कुंडली लगाते हैं। देखिए ये जन्म कुंडली है कर्क लगन की, और कर्क लगन का मालिक है चंद्रमा, जो शनि के साथ विष दोष में 8वें घर में बैठा है, यानी कि तकलीफदायक है, जीवन के अंदर तकलीफ रहेगी। और शनि जो है वो जन्म कुंडली का सप्तमेश भी और अष्टमेश भी और अष्टम भाव में बैठा है स्वराशि का, तो ऐसे में मैरिटल लाइफ में दिक्कत होने का सवाल कम होता है। लेकिन शनि जो है ना वो चंद्रमा के साथ है तो विष दोष में आता है। देखिए अगर कोई अशुभ ग्रह भी जन्म कुंडली के अंदर, अगर कर्क लगन की कुंडली में शनि अशुभ ग्रह होता है, परंतु वो अपनी राशियों में बैठा है और 8वें घर में शनि शुभ भी होता है और वो सप्तमेश भी अष्टमेश है, तो वो वहां पे अपने रिजल्ट शुभ दे रहा है, लेकिन उसको चंद्रमा विष दोष में लाके खराब कर रहा है। यानी कि हम कभी ये ना सोचे कि चंद्रमा को ही विष दोष लगता है, नहीं, शनि को भी विष दोष लग सकता है। तो यहाँ पे एक विष दोष का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे शनि डैमेज हो रहा है। अब इन दोनों की डिग्री को देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा 16 डिग्री का है और शनि देखते हैं तो 18 डिग्री का है, दोनों का एकदम बहुत ही करीबी मामला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये विष दोष बन चुका है। हाँ, दोनों के नक्षत्र अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे नहीं, दोनों भी एक ही नक्षत्र है आपका शतभिषा नक्षत्र में, तो कुल मिला के ये कंप्लीट कठोर विष दोष है, ये नुकसानदायक, नुकसान देगा, तकलीफ देगा, तो ये विष दोष बन रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो सप्तमेश शनि है ना वो यहाँ पे विष दोष में आ गया है। अब क्या वो नवमांश में भी तकलीफ पाएगा, उसको भी देख रहे हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। देखिए जन्म कुंडली के चौथे घर में गुरु और राहु का चंडाल दोष है। गुरु जो है उसकी 5वीं दृष्टि है, लेकिन गुरु भी क्या चौथे घर में बैठा है, तो मैरिटल लाइफ के लिए चौथा घर अच्छा नहीं होता है। फिर गुरु और राहु के चंडाल दोष की दृष्टि होती है, तो ये यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है। अब इसको अपन नवमांश में लेके चलते हैं। नवमांश कुंडली में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तुला लग्न बनता है। तुला जो लग्न है वो फ्रूटफुल साइन है, क्योंकि वो शुक्र का लग्न है, और शुक्र देवता जो लग्न है वो छठे घर में बैठे हैं, उच्च के हो रहे हैं लेकिन छठे घर में। घर खराब है, यहाँ पे उच्च का होने से कुछ नहीं होता, घर खराब हो गया, तकलीफदायक है। फिर आपको अगर देखोगे तो क्या शुक्र के ऊपर कोई दृष्टि है, तो यहाँ पे आएंगे तो मंगल जो है वो जन्म कुंडली में दृष्टि नहीं डाल रहा है, गुरु भी नहीं है, केतु भी नहीं है, बुध भी नहीं है, राहु की भी नहीं है, सूर्य की भी नहीं है, यानी कि इस शुक्र के ऊपर, छठे घर वाले शुक्र के ऊपर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका मतलब आप ये मानोगे
कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये जो छठे घर में गया है ना, उच्च का है शुक्र, लेकिन ये तकलीफदायक हो गया, ये हमारे लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो सप्तमेश शनि जो विष दोष में था ना अष्टम भाव में, इसको भी क्या है और कहीं जगह नहीं मिली, ये भी छठे घर में जाके जो है बैठा है, विश्व दोष बना छठे घर में। अब छठे घर क्यों इम्पैक्ट बुरा बता रहा हूँ, क्योंकि 7वें का 12वां है और तलाक को सिग्निफिकेशन में देता है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपकी जन्म कुंडली में छठा घर जो है वो अशुभ है। अब शुक्र उच्च का होकर भी यहाँ पे फायदा नहीं मिला, यानी कि एक आदमी बहुत अच्छा है लेकिन वो गलत डिपार्टमेंट में चला गया, तो उसका क्या लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे शुक्र भी खराब हो चुका है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं तो मंगल नीच का, ये भी खराब हो गया है, गुरु नीच का, वो भी खराब हो गया है। तो कुल मिला के अगर सुख स्थान भी खराब हो गया है, कर्म स्थान भी खराब हो गया, तो यानी कि ये जन्म कुंडली के अंदर हमें तकलीफ है। अब जो सप्तमेश बनता है ना नवमांश का, वो मंगल देवता नीच का हो गया है, तो प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो गई। अब शनि का दशमांश पति नवमांश पति देखेंगे तो शनि कुंभ आपका जो है वो मीन राशि में बैठा है, तो इसका नवमांश पति है गुरु, और गुरु महाराज जो है वो जन्म कुंडली के अंदर बैठा है तुला राशि के अंदर चौथे घर में। चौथा घर बहुत बुरा होता है, मैंने कई सालों पहले भी वीडियोस बनाए थे। अगर सप्तमेश का संबंध कहीं पे भी चतुर्थ भाव से हो जाए तो मैरिटल लाइफ में तनाव आता है। तो नवमांश कुंडली का ये एक मैजिक होता है जो मैरिटल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है, मैरिटल लाइफ की जो गुत्थी होती है, उसको बहुत अच्छी तरह से सुलझा देता है। तो यहाँ पे नवमांश का चौथे घर में गुरु चंडाल दोष के अंदर आना ये तकलीफदायक सिद्ध होता है। तो हमने अभी ये चीजें देखी दोनों कि यहाँ पे हमें इस तरह के दोष न जाते हैं। अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखते हैं तो 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, विश्व दोष में आ रहा है। और चंद्रमा अगर हम देखेंगे तो शनि की राशि में है, राहु के नक्षत्र में है और शुक्र के उप नक्षत्र में है। आइए इसे देख लेते हैं। चंद्रमा आइए, चंद्रमा पहले क्या दे रहा है, 4, सबसे बड़ा कबाड़ा यहीं पे कर दिया। 4 का मतलब है पहली मैरिज फेल, फिर 8, फिर 1, यानी कि इसने तो 2, 7, 11 के रिजल्ट ही नहीं दिए। चंद्रमा दूसरे 7वें और 10वें का कस्पल सब लॉर्ड है ये, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर में इस तरह से आता है। तो यहाँ पे चंद्रमा ने मैरिज के प्रॉमिस ही नहीं किए और वहां पे भी ब्लॉक कर दिया 4 और 8 देके। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमने जो जन्म कुंडली से देखा है वही हमें नवमांश से लगा, वही हमें केपी। याद रखिएगा, कोई भी वैदिक ज्योतिष हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, चाहे कोई भी पद्धति हो, सारी पद्धतियां अच्छी है, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर आप समय देते हो तो आपको जरूर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमने अभी क्या देखा दोनों कुंडलियों के माध्यम से कि यहाँ पे हमें जो है वो नवमांश के द्वारा भी और केपी के द्वारा भी हमें दोष नजर आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।